भद्रकाली नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे चैनल का नाम ये है शिव सिद्ध बाबा हरिहर मंदिर। आज मैं आपको संस्कृत तथा हिंदी की व्यंजन का जो विवरण है वो बताऊंगा। पहले थोड़ा मैं आपको भाषा के बारे में बता रहा हूँ। हमारी भाषा का लेख जो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा है, इसका कोई लेख नहीं है कि ये कब आई और कब से चालू हुई। इसका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है। करीब करीब सन 500 में भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। फ्रांस से इटली अंग्रेजी वगैरह। इससे पहले हमारी संस्कृत भाषा ही थी। तो आप ये अंदाज लगा लो कि सन 500 से पहले हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। आज की डेट में बहुत नीचे लेवल पर आ गया है। हमारे संसार में मतलब दुनिया में टोटली 200 देश हैं। 200 देश में से इंग्लैंड सरकार या फ्रांस है जो भी, इन्होंने 71 देशों पर राज्य किया है। सिर्फ अंग्रेजों ने राज्य किया हमारे भारतवर्ष पे। तो ये हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और चीन हुआ था 1949 में। अब आप ये अंदाज लगा लो कि चीन कहाँ है और हम कहाँ पर हैं। इसका मुख्य कारण ये रहा, जब पता किया और मैंने भी मतलब रिसर्च किया, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी देश हैं ये, उन्होंने अपनी देश की राष्ट्रभाषा अपनी ही रखी। हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे संसार मतलब वर्ल्ड के अंदर 14 देशों में बोली जाती है। बाकी किसी की फ्रांस है, किसी इटालियन है, किसी की चीनी, किसी की बस अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा भारतवर्ष कुछ नहीं कर पाया। इसका यही कारण बताते हैं सभी लोग कि हमारे भारतवर्ष ने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया। पहला कारण ये बताते हैं क्योंकि अन्य देशों ने जो भी जिनकी भाषा थी अपनी मातृभाषा वो ही बनाई। इसका एक कारण है, हमारे भारतवर्ष में 3000 कुछ बोलियां हैं, 328 करीब बोलियां हैं और भाषाएं हमारे भारतवर्ष में है 22 भाषाएं टोटली। तो जब हमारी सरकार कोई भी हो, कोई पार्टी हो, जब मातृभाषा को राष्ट्रीय करने के लिए बात चलाती है तो हमारे प्रांत के लोग वो खिलाफ हो जाते हैं कि हमारी भाषा चलाओगे तो हमारी भाषा चलाओगे। इस वजह से हमारी हिंदी मातृभाषा वहीं की वहीं पीछे रह गई। इसका कोई उत्थान नहीं हुआ। ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रह गई है भाषा बस, और किसी को नहीं आती भाषा कि ये है क्या। और हमारे बेचारे ब्राह्मण जन भी है, उसमें बहुत सी गलतियां बोल जाते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आजकल तो फोन में इतना व्यवस्था दी गई है कि आप संस्कृत भाषा सीख सकते हैं और ये भाषा बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ स्वर और व्यंजन का आपको ज्ञान हो जाए तो आप संस्कृत भाषा बड़ी आराम से बोल सकते हो। और जो इंग्लिश भाषा है ये सन 800 में इसका उत्पत्ति हुई है। सन 800 में मतलब कहने का ये है कि हमारे भारतवर्ष में राजा विक्रमादित्य का जो राज्य था तो हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु था। तो ये आप सबको पता है कि हमारे भारतवर्ष में
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। उसमें बताते हैं कि अंग्रेजों ने या अपने मुसलमानों ने उसमें आग लगाई थी, तो कई महीने तक आग जलती रही थी उसमें। तो यह अब अंदाजा लगा लो, इतना हमारा संस्कृति काफी हद तक पीछे चली गई। ले हमारे भारतवर्ष में कुछ भगवान की कृपा रही है कि उसको हमारे विद्वान ऋषिजन हैं उसको धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का बिल्कुल ही नाम ही खत्म कर दिया। आजकल तो अब ये हाल है, कहते हैं वो से लोग कि हम सबको जोर देना चाहिए कि हमारी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, लेकिन अब मेरे हिसाब से नामुमकिन है। क्यों कि अब पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी की मान्यता प्रथम नंबर पे आ गई है। तो अब तो भगवान ही मालिक है हमारी मातृभाषा हिंदी बन सके। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि हमारी मातृभाषा हिंदी बन सके। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। आजकल कहीं भी कोई सामान ले, कहीं भी कोई ले, कहीं भी विदेश में जाए तो वहां मेन भाषा अंग्रेजी भाषा हो गई है। हिंदी भाषा का तो कहीं नाम रहा ही नहीं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग सभी मिलकर के हिंदी मातृभाषा का आगे व्याख्या करें और इस चैनल को जो भी आप लोग देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते जाएं, तभी कुछ हमारा उद्धार हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो आप ये अंदाजा लगा लो कि हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी माता संस्कृत भाषा है। हर एक भाषा में संस्कृत के शब्द आते हैं। और एक विशेषता और है कि हमारी हिंदी भाषा में सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। चाचा है, मामा है, ताऊ है। और अंग्रेजी भाषा में से क्या अंकल कह दिया, अंकल में चाचा, ताता, माऊ सब आ गए उसमें, सब आ गए। उनके पास शब्द पैदा है ही नहीं। हमारी हिंदी भाषा में हर एक के नाम अलग अलग हैं। सबसे बड़ा शब्दकोश हमारे हिंदी भाषा का, इससे बड़ा और शब्दकोश कोई है ही नहीं। तो आप यही अंदाजा लगा लो कि जब सब भाषाओं की जननी संस्कृत है तो और भाषाओं का इससे आगे कैसे हो सकती है। यहीं से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे व्यंजन टोटली 36 है। इसमें संस्कृत के व्यंजन हैं 33 और हिंदी के व्यंजन हैं 36। व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन में का से लेके मां तक आते ये हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। ये 5 अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ये र ल हुआ, ये लिख दे, ये र ल हुआ। और उस व्यंजन में आते हैं स स स हा। ठीक है। अब हमारी जो मातृभाषा है उसका बोलने का तरीका पूरी तरह समझ आया गया है। बाकी भाषाओं का ऐसा कोई रूपरेखा नहीं है कि उसको ऐसे बोला जाए। हमारे इस व्यंजन में इनको कहते हैं पंचाक्षर। और ये हमारे हैं, ये का, खा, गा, घा, अना, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से च, च, ज, झ, या। और मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, अणा। और दंत के सहायता से त, थ, द, ध, न। और होठ की सहायता से प, फ, ब, भ, म। अब आप कहेंगे आपने ये हलंत क्यों लगाया, तो इसकी एक वजह है, क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं वो तो पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो कभी अधूरे नहीं होते। और स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। और जो हमारे व्यंजन हैं ये बगैर स्वर के कभी पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए मैंने इनमें हलंत लगा दिया है। जब इसमें स्वर लगेगा तब ये पूरा का वर्ण बोला जाएगा। जैसे का कोई भी शब्द बोलेंगे तो का, ख,
ग, आ आगे आ गया, और आ को हटा देंगे तो क, ख, ग ऐसे बोला जाएगा। तो हमारा कंठ है, कंठ के बाद हमारा जो तालु आता है, तालु ऊपर जहाँ होता है वो तालु से बोले जाते हैं च, और तालु के बाद हमारी जो जीभ ऊपर टच होती है उसे बोलते हैं मूर्धा। तो ये मूर्धा की सहायता से अक्षर बोले जाते हैं, और ये अक्षर हमारी जीभ दांत के सामने आके रुकती है, वहां से ये शब्द बोले जाते हैं। और ये पा फा बा म ये हमारी होठ की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब मैंने ये लिखा है जो हमारा जो है ना, ये इनको कहते हैं कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। इसको आप मान लो ये पिता है, ये इस 5 स्वरों का पिता है ये। और जो सबसे लास्ट में अक्षर आता है ये मान लो पुत्र, मान लो, मतलब ये इसका परिवार है, ये सारा जो कुछ भी कह लो आप। जो अंग है ये इनका सबसे छोटा है, इसे हम कह रहे पुत्र इसका है। तो ये जो है ना, इन्हें अंग, या, ण, न और मा, ये इनके पुत्र हैं, काके, चाके, टाके, ताके और पाके। अब ये हमारे यहां तक स्वर हो गए, यहां तक स्वर हो गए हमारे संस्कृत के, हो गए 33 वर्ण, 33 अक्षर हो गए, ठीक है। और ये 3 मिला देंगे तो हो गए हमारे ये 39, 36 हो गए ये। तो वो उसमें होते हैं 11 स्वर होते हैं, और इसमें होते हैं 13 स्वर, ये है। उसमें होते हैं 44, इसमें होते हैं 49, ठीक है। तो जो हमारे जो क्षेत्र क्या है, ये हमने संस्कृत में यूं नहीं लिए कि जो छा शब्द है वो का और सा से मिलकर बनता है, और संस्कृत के जो हमारे शब्द हैं वो अकेले ही होते हैं। इसमें का और सा मिलके छा बनता है, ठीक है। और त्र अक्षर है, ये ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। और ज्ञा अक्षर है, दा और या से मिलकर बनता है, ये आधा दा आधा या, ठीक है। आगे समझ नहीं। तो हमारे ये 6 त्रे ज्ञा, ये 2 अक्षरों के 2 और आधे अक्षर मिलके एक अक्षर बनता है, ठीक है ना। अब आ जाइए आप यहां पर, ये हमारा लिखा हुआ है दा पूरा, जो है ये मैंने आपको बताया था पहले कि जो ऊपर जो शब्द लिखा होता है वो आधा माना जाता है, ठीक है ना, और नीचे लिखा होता है वो शब्द पूरा माना जाता है। तो पहले हम आधा पढ़ेंगे, तो ये हो गया दा में हलंत लगा दिया, दा में व और धन आ, इसे हम पढ़ेंगे दब। मतलब दा को हम, दा की मात्रा आधे सेकंड की होगी और वा की मात्रा होगी 1 सेकंड की, 1.5 सेकंड हमको ये बोलना दब। ऐसे ये है हा और मा, इसमें छोटा अक्षर है हा और मा नीचे है तो ये बड़ा हो गया। तो ये हा में हलंत लगा के मा में हलंत और आ, तो ये हो गया हम। मतलब हा को आधे सेकंड और माँ को 1 सेकंड 1.5 सेकंड में हम बोल जाएंगे। ऐसे इस तरह है। इसमें पढ़ने में लोग बहुत गलती करते हैं। ये सा है और ये त्रा है, ठीक है, सा आधा और ये त्रा, ये भी सा है, ये सा ये त्रा, ये 2 तरह लिखे होते संस्कृत में। तो इसको पढ़ने में गलती कहते, ये इस तरह ये भी है और इस तरह ये भी है, ठीक है ना। आधा सा हो गया, ता हो गया आधा, रा हो गया पूरा, इस तरह। सा ता की 1 सेकंड हो गई और रा आ की 2 सेकंड, इसमें हम समय लगाएंगे 2 सेकंड का, ठीक है। ऐसे ये है। इसको बहुत सारा हर पढ़ देते हैं, हर, ये वाह है, ये हा में वाह लगा हुआ है,
तो इसमें हा हो गया आधा अक्षर, वाह हो गया पूरा अक्षर, हा व आ, तो ये हब, कोई ऐसा पढ़ा था हब पढ़ेंगे। ये है हिर, ये इसमें रा की मात्रा है, ये हा और रा, तो हा आधा रा आ, ये हो गया हिर। ठीक है। अब ये जो रू है ना, रू रा, जैसा ओलम पढ़ते हैं तो ये तो रू हम लिखेंगे ऐसे, तो छोटा रू ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, छोटा रू ये होता है, और बड़ा रू ये होता है। इसमें ये बड़ी रू की मात्रा लगी रा में, तो ये बड़ा रू हो गया। ठीक है ना। और गुंग होती दो तरह की, एक छोटी गुंग, एक बड़ी गुंग। छोटी गुंग में ऐसा लगा होता, संस्कृत में होगा ना, आगे गुंग ऐसे, छोटी गुंग होगी वो ऐसे होगी। इसको हम इसको हम आधे सेकंड में बोल के खत्म कर देंगे गुंग। और बड़ी गुंग को इसमें कितने सेकंड लगेगी बताना। इसमें लगेगी 1.5 सेकंड। गुंग ये आधा गुंग हो गया, ये गा पूरा हो गया, 1.5 सेकंड में बोलेंगे इसको गुंग। ऐसे हमारे ये है, राग के 3 रूप होते हैं, राग की 3 मात्रा होती है। एक हलंत है होता है ऐसे, तो जितने डंडे वाले शब्द होते हैं उसमें तो हलंत ऐसे लगता है। और जो गोल होते हैं पेट वाले, जैसे ठा है, डा है, ढा है, इसमें हम अगर ऐसे लगा देंगे ना ऐसे, तो ये तो हलंत हो गया। तो इसलिए हम इसको गोल पेट वाले में रा की मात्राओं को ऐसे लगाते हैं, ये पहचान है। तो ये भी ठर हो गया, और का वाले डंडा ये भी ठर हो गया, और एक मात्रा लगती है ऊपर रा की, तो रा की 3 मात्रा हो गई हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, रा की मात्रा 3 हो गई। वो ऊपर वाले तो उड़नकुवारा बोलते हैं उसको, है उड़नकुवारा, ऊपर वाला तो उड़नकुवारा बोलते हैं ना। ऊपर वाला जो रा की मात्रा है ना, ये रा जो मात्रा ये पहले जो आगे से उससे पहले बोला यार, मतलब ये मतलब रा की ही, रा ही शब्द है, मतलब ये मतलब कहना का ये है कि रा शब्द है, हम रा की मात्रा नहीं कहेंगे, क्यों मात्रा होती है स्वरों की, वर्णों की मात्रा नहीं होती। तो ये रा का शब्द की वो ये है ऐसे, ये भी रा है, ये भी रा है, ये भी रा है। अब रा ये का, आधा का 2 तरह के लिखे से लिखे जाते हैं, एक का ये है, एक का ये है। ये का पता कहां आता है, जैसे हमें लिख दिया सु, ये आधा का है, ये सूक्त, ये यहां पर होता है ऐसे। तो का के ये का है, ऐसे कर देंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करें तो ये मात्रा हो जाएगी। ये आधा का है, ठीक है ना, आधा का ये हो गया, आधा का ये हो गया। और जैसे हमारे, और एक बात और बताऊं, एक इसको बिठा देता हूं मैं इसको, और हमारे ये देख लो, जो हमारा ये है ना का वर्ग, तो का वर्ग जब कोई शब्द लिखा होगा, कोई भी शब्द लिखा होगा, और उससे पहले ये मात्रा होगी, मां की मात्रा, ये ऐसे ये मात्रा होगी, और आगे अक्षर लिखा होगा का। ठीक है, तो इसका उच्चारण करेंगे गम में, गम। जैसे यहाँ कोई अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ मात्रा लगी, सब अक्षर लगी है, तो इसको हम, और इससे पहले का वर्ग अक्षर आ रहा है, इसे हम यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे ही का खा गा घा में से पहले ऐसी मात्रा किसी शब्द पे आती है, तो उसका उच्चारण करेंगे अना में। ठीक है, ऐसे ही चा वर्ग में अगर चा चा जा झा में ये मात्रा आती है, ये मात्रा, तो उसका उच्चारण करेंगे या में।
अभी मैं उसको बता दूं देख करके। और टा वर्ग में अगर मात्रा ये आती है टा वर्ग में, तो उसको हम बोलेंगे अण, ठीक है। और ता वर्ग में अगर ये आती है बिंदी माँ की, इसे बोलेंगे ना, ना के रूप में बोलेंगे। और पा वर्ग में आती है पा फा भा भा, माँ से पहले आती है, उसे बोलेंगे हम माँ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे अंदर है। और एक बात और, जैसे हमारा ये शब्द है ना, ये अपने वो देवताओं की स्थिति है, पंच देवताओं, गणेश की, शिव जी वगैरह की, तो ये जो माँ है, ये अगर हमारी वो मात्रा पूरी हो गई ना, आगे शब्द पूरा हो गया है, तो उसमें ऐसे लिखेंगे। अगर ये पूरा नहीं हुआ है तो उसको लिखेंगे हम ऐसे। ये इसमें है। आगे सीधी बढ़ गई थी, देवी तिलक करती संध्या। ये लिखा है तद पद मंत मम, ये मां लिखा है तो लास्ट में इसमें हलंत लगाया हुआ है। तो हलंत वाला भी मम बोलेंगे। अगर हमारी ये लाइन यहाँ पूरी हो चुकी है यहाँ पर, तो उसमें ऐसा हलंत लगा होगा। और शब्द बीच में होगा तो उसमें हलंत नहीं लगे, उसमें बिंदी ही आएगी। देखो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है सद्र तन वर मर कुंडल हार भूषाम, ये मात्रा आगे होते ये हलंत लग गया। और ये प्रातः स्नामी श्रद्धुत को जो लाभाम, तो ये इसी लाइन में ये भाम, तो ये ऊपर बिंदी आ गई। ऐसे इसमें सारे इसी के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर है ये, मतलब लास्ट में आएगा तो ऐसे आएगा, और बीच में शब्द ये में होगा तो ऐसे ऐसे लगा होगा। आगे समझ में इसका सूत्र। आगे मैं आपको है ना संस्कृत का और स्वरों का, व्यंजनों का, दोनों का मेल करके बताएंगे, ठीक है ना। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार।